स्वागत है आपका लेवेंटर नॉलेज में। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। आज हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स को स्टार्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमारे पास क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं। दो पार्टीज, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है और एक होता है कॉन्ट्रैक्टी। जो कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और कॉन्ट्रैक्टी कौन होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट देता है। फॉर एग्जांपल ए और बी है हमारे पास। बी के पास एक क्या पड़ा है, लैंड पड़ा है। वो ए के पास जाता है, कहता है कि बी ए मेरे पास एक लैंड पड़ा है, उस पर एक बिल्डिंग क्या कर दो, तुम कंस्ट्रक्ट कर दो। तो बी जब उसको कहता है, ओके कर देता है उसको कि हाँ मैं तुम्हारे लैंड पे बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार हूँ, तो ए क्या हमारा कहलाएगा, ए कहलाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्टर और बी हमारा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टी। इन दोनों के बीच में जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है तो बी हमारा बन जाएगा कॉन्ट्रैक्टी और ए हमारा बन जाएगा कौन, कॉन्ट्रैक्टर। तो अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो है वो कौन बनाएगा, वो ए जो है हमारा कॉन्ट्रैक्टर, वो हमारा क्या मेंटेन करेगा, बुक्स मेंटेन करेगा। किसकी, कॉन्ट्रैक्ट की। जो कॉन्ट्रैक्ट में जो बिल्डिंग बन रही है उसमें कितना खर्चा आ रहा है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सब निकालने के लिए वो क्या बनाएगा, अकाउंट्स मेंटेन करेगा। तो इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हम क्या बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और दूसरा हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बनाएंगे किस लिए, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। और जो हमारा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट जो हम बनाएंगे वो किस लिए बनाएंगे, सेटलमेंट पर्पस के लिए। सेटलमेंट पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्टी से हमें कितना पैसा लेना है, कॉन्ट्रैक्टी को हमें कितना पैसा देना है, ये सब सेटल करने के लिए हम क्या बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हम क्या बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। तो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। बस अगर हम इसकी तीन बातें जो है वो ध्यान में रखें, जो हमारे इसमें मेन तीन बातें जो आती हैं वो आती हैं वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, और क्या आता है, रिटेंशन मनी। तो पूरे चैप्टर में जो हमें ध्यान रखना है ना, इन तीन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है कि वर्क सर्टिफाइड कितना है। एक कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तो वो कितना उसमें काम हो चुका है, कितना वर्क सर्टिफाइड हो गया है, कितना वर्क अनसर्टिफाइड हो गया, और कितना रिटेंशन मनी मिला है, और कितना मनी अभी बाकी है। तो वर्क सर्टिफाइड कैसे होगा और क्या होगा, जो वर्क सर्टिफाइड क्या होगा और वर्क अनसर्टिफाइड क्या होगा, ये सब जानने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल, ये एक बिल्डिंग है, इसमें 5 फ्लोर की एक क्या है, बिल्डिंग बनाने के लिए दी गई है। तो इसमें सबसे पहला फ्लोर जो है हमारा रेडी हो गया है। हमारे फर्स्ट 3 फ्लोर है, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर और ये तीसरा फ्लोर, ये क्या हो गए, हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और बाकी के ऊपर के जो 2 हैं वो अभी इन प्रोग्रेस है। ऊपर के जो 4th एंड 5th जो फ्लोर है वो हमारे क्या है, इन प्रोग्रेस। अब जब कॉन्ट्रैक्टी जब आया, उसने देखा कि भाई 3 फ्लोर बन गए, इस ईयर का एंड आया। ईयर के एंड में कॉन्ट्रैक्टर जो है कॉन्ट्रैक्टी के पास गया, कहता है भाई मैंने तुम्हारे 3 फ्लोर बना दिए, मुझे तुम क्या करो, कुछ पैसा दे दो, जो कॉन्ट्रैक्ट में हमारा तय हुआ था उसमें से कुछ पैसा दे दो।
तो कॉन्ट्रैक्टर क्या ऐसे ही पैसा दे देगा? नहीं, वो पहले जाएगा बिल्डिंग में, देखेगा और देखेगा कितनी बिल्डिंग बन गई है और कितना वर्क काम उसने किया है। तो जो काम, जिस काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर अप्रूवल दे देगा वो क्या कहलाएगा? हमारा वर्क सर्टिफाइड। और जिस काम के लिए कॉन्ट्रैक्टर अप्रूवल नहीं देगा, जहाँ पे अप्रूवल नहीं मिला, वो कौन सा काम हो गया? हमारा वर्क अनसर्टिफाइड। तो जितने काम के लिए हमने सर्टिफाइड कर दिया, जितना काम हमने अप्रूव कर दिया, फॉर एग्जांपल ये 3 फ्लोर जो है बन के रेडी हो गए हैं, तो इन 2 फ्लोर का हमने क्या कर दिया है? सर्टिफाइड कर दिया है। दे आर सर्टिफाइड कर दिया हमने, ये वर्क सर्टिफाइड कर दिया पहले और दूसरे फ्लोर का, लेकिन 3rd फ्लोर का जो है हमने अनसर्टिफाइड किया है। 3rd फ्लोर हमने क्या कर दिया? अनसर्टिफाइड। हमने कहा कि भाई तुमने ये फिनिशिंग अच्छे से नहीं करी, या फिर तुमने फ्लोर ढंग से नहीं डाला, या पेंटिंग वगैरह जो भी है तुमने ठीक से नहीं की, तो हमने 3rd फ्लोर को क्या कर दिया? अनसर्टिफाइड कर दिया। और 1st और 2nd फ्लोर को हमने क्या किया? सर्टिफाइड कर दिया। तो जो सर्टिफाइड वाला जो है ना, उसको हम वैल्यूड करेंगे, किस पे? एट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फॉर एग्जांपल इन 5 बिल्डिंग को बनाने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या रखा था? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमने रखा था 30 लाख का। हमने 30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रखा था उन 5 फ्लोर को बनाने के लिए। लेकिन जब हमने 2 फ्लोर सर्टिफाइड किए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से 2 फ्लोर की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी 12 लाख रुपए। अब अनसर्टिफाइड जो है, जो अनसर्टिफाइड फ्लोर है, उसके लिए हम कैसे वैल्यू निकालेंगे? उसकी हम वैल्यू निकालेंगे वैल्यूड एट कॉस्ट। उसकी जितनी कॉस्ट होगी उसके हिसाब से हम 3rd फ्लोर का जो है, जो अनसर्टिफाइड जो वर्क होगा, उसकी वैल्यू निकालेंगे हम किस हिसाब से? कॉस्ट के हिसाब से। और 4th और 5th के का पैसा कैसे निकालेंगे? सर वो अभी बना ही नहीं है, तो उसका ये जो हिस्सा है हमारा अभी बना ही नहीं है, तो इसका पैसा हम कैसे दे सकते हैं? तो इसका क्या करेंगे? प्राइस नहीं देंगे। जितना सर्टिफाइड हो गया उसकी वैल्यू निकालेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, जो अनसर्टिफाइड है उसको हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट पे निकालेंगे, और जो बना ही नहीं है उसकी तो हम बात करेंगे ही नहीं। तो चलो अब आते हैं फॉर्मेट पे। जो हमारा फॉर्मेट जो बनाए जाएंगे इसमें, इन दी बुक्स ऑफ, सर फिर से फॉर्मेट आ गया। सर आपने तो कहा था फॉर्मेट होते नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग में। मेरा फॉर्मेट जो बनेगा इसका, इन दी बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में जो अकाउंट्स बनेंगे, वो कौन सा अकाउंट बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा हमारे इसमें डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होएगा हमारा, जो कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग होगी, बिल्डिंग बननी स्टार्ट करेगी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सर सबसे पहले मटेरियल लेके आएंगे। बिल्डिंग को बनाने के लिए मटेरियल लेके आएंगे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मटेरियल इशूड। मटेरियल जो इशूड करेंगे, मटेरियल कुछ परचेज करेंगे साल के बीच में, और कुछ मटेरियल फ्रॉम गोडाउन भी लेके आएंगे। मटेरियल कुछ हम क्या पता गोडाउन से भी लेके आए, फिर साल के बीच में हम अपने ही गोडाउन से ले आया कॉन्ट्रैक्टर, वो भी हम क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे, इसका टोटल आ जाएगा बाहर। और जब बिल्डिंग बन रही है तो लेबर लगेगी, लेबर को हम क्या देंगे? सर हम लेबर को वेजेस देते हैं, तो यहाँ पे 2 वेजेस आ जाएगा। और कुछ ऐसा होगा, इसको अंदर लिखते हैं, इसमें प्लस करेंगे तो वेजेस एक्रूड। क्या पता वेजेस एक्रूड भी तो होंगे कुछ, तो वेजेस कुछ एक्रूड होंगे तो उन्हें भी हम ऐड कर देंगे। उसके बाद कुछ इनडायरेक्ट खर्चे होंगे हमारे,
कुछ ऐसे खर्चे जो छोटे मोटे खर्चे होते रहेंगे वो भी क्या होंगे, डेबिट होंगे हमारे। टू ओवरहेड्स लिख लो या फिर अदर एक्सपेंस भी हम उन्हें कह सकते हैं। तो कुछ एक्सपेंस एक्रूड भी हो सकते हैं, इसमें ही ऐड कर देंगे, इसको भी अंदर लिखते हैं। तो कुछ एक्सपेंस एक्रूड भी होंगे, जैसे वेजेस एक्रूड थे तो एक्रूड एक्सपेंस भी हमारे हो सकते हैं। एक्रूड एक्सपेंस हमारे वो भी ऐड कर देंगे। वो जब बिल्डिंग बनने में कुछ मशीनरी वगैरह यूज़ होगी तो उस मशीनरी को क्या करेंगे, उस पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। मशीनरी पे हमारा क्या लगता है, मशीन जितनी यूज़ होगी जब तक बिल्डिंग बन रही है उस पर उतने साल का क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, साल का या मंथ का कुछ का, जितने भी टाइम पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, बिल्डिंग बनने में टाइम लगेगा उतने का क्या होगा, उस पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन यहाँ पे लेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन लगेगा प्लांट पे, या फिर या तो सीधा सीधा डेप्रिसिएशन लगा दो उस पर, या फिर हम क्या करेंगे, जो प्लांट की वैल्यू है टू ओपनिंग वैल्यू, सॉरी, टू प्लांट अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, ये क्या लेंगे हम, इसकी ओपनिंग वैल्यू, उसको यहाँ लिख देंगे। अभी प्लांट का पूरा जो है ट्रीटमेंट में अभी आगे बताता हूँ। इसके बाद क्या हमारा आएगा, जो कुछ आएगा हमारा टू नोशनल प्रॉफिट आएगा, जो बैलेंस शीट करेगी यहाँ पे क्या आएगी, प्रॉफिट को क्या हम कहेंगे, टू नोशनल प्रॉफिट। इसको क्या कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर। अब प्लांट के ट्रीटमेंट में क्या, या तो प्लांट पे हम साल का जितना भी डेप्रिसिएशन लग रहा है उसे सीधा सीधा हम वर्किंग नोट में प्लांट का अकाउंट बना के उसको सीधा सीधा हम दिखा दें, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट यहाँ पे दिखा दें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, प्लांट के साथ टू प्लांट अकाउंट ओपनिंग वैल्यू उसकी दिखा देंगे हम डेबिट साइड में, और जो हमारा क्लोजिंग वैल्यू है बाय प्लांट अकाउंट, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, क्लोजिंग वैल्यू, प्लांट की हम क्लोजिंग वैल्यू क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे। ओपनिंग वैल्यू डेबिट साइड और क्लोजिंग वैल्यू क्रेडिट साइड। ध्यान रखना इन दोनों में से कोई एक ट्रीटमेंट करना है, या तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख दो डेबिट साइड में, या फिर डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लिखना तो ओपनिंग वैल्यू लिख दो प्लांट की डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड क्या लिख दो, प्लांट की क्लोजिंग वैल्यू। अब यहाँ पे क्या होगा, तो मटेरियल एट साइट होगा कुछ, मटेरियल एट साइट। मटेरियल एट साइट मतलब साल के एंड में ऐसा थोड़ा ना होगा कि बिल्डिंग बनी, बिल्डिंग को 1 साल लगा, 2 साल लगा, अगर 2 साल बिल्डिंग को लग रहे हैं बनने में तो कुछ मटेरियल होगा जो साल के एंड पे साइट पे पड़ा होगा, तो उसको क्या करेंगे हम बाद में क्रेडिट साइड दिखा देंगे। और हमारा होगा मटेरियल एट गोडाउन, हमने कुछ गोडाउन बना रखा होगा, मटेरियल एट गोडाउन में भी हमारा क्या होगा, कुछ मटेरियल होगा, उसको भी हम ऐड कर देंगे इसमें, और इसकी टोटल वैल्यू क्या करेंगे हम बाहर लिख देंगे। अब कुछ जो है वर्क साल के एंड में जो है कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा क्या करेगा, वर्क को सर्टिफाइड करेगा, तो जो जितना वर्क सर्टिफाइड होगा, जितना वर्क सर्टिफाइड होगा वो आ जाएगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में, और जितना वर्क अनसर्टिफाइड होगा वो भी आ जाएगा अनसर्टिफाइड के एंड में। कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ है और कितना वर्क अनसर्टिफाइड हुआ है वो भी क्या होगा, हमारे क्रेडिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के में आ जाएगा। अब जब पूरा अकाउंट बन जाएगा तो या तो नोशनल प्रॉफिट आएगा या फिर क्या आएगा हमारा बाय नोशनल लॉस, नोशनल क्या आएगा, लॉस। ये भी हमारी कहलाएगी बैलेंसिंग फिगर।
इसके बाद हम ये अकाउंट का कर देंगे, क्लोज कर देंगे यहाँ पे। और उसके नीचे हमारा क्या आएगा, हमारा प्रॉफिट जो आएगा, नॉशनल प्रॉफिट जो आएगा, उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे बाय क्रेडिट साइड में, बाय नॉशनल प्रॉफिट। और इस नॉशनल प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, नॉशनल प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम ट्रांसफ़र करेंगे P&L में, और कुछ पार्ट हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पे, रिजर्व में। कुछ पार्ट हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, रिजर्व अकाउंट में। तो बस यही है हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट। अब कुछ वर्ड्स हैं जो उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा, जैसे नॉशनल प्रॉफिट हमारा क्या है, और नॉशनल प्रॉफिट जो हमारा ट्रांसफ़र करते हैं वो रिजर्व में किस हिसाब से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस हिसाब से हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो बच्चे नॉशनल प्रॉफिट जो है हमारा, नॉशनल प्रॉफिट जो है वो है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। जो हमारा वर्क जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 या 3 साल तक चल रहा है, लेकिन हम इस ईयर एंड में हम अपना क्या निकालना चाहते हैं, प्रॉफिट। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो हमें पता नहीं चलता है। जो कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल प्रॉफिट जो होता है वो हमें कब पता चलता है, एक्चुअल प्रॉफिट हमें पता चलता है कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने के बाद। कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लीट होने के बाद, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग को बनाने में हमें टाइम लगा 3 साल, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअल जो प्रॉफिट वो कैसे पता चलेगा, जब 3 साल बाद जो वो बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी, जब हमें पूरे पैसे जो हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट के जब हैं मिल जाएंगे। लेकिन एवरी ईयर एंड पे, या फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पे हम क्या है, अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं उसमें हम जो नॉशनल प्रॉफिट जो हम दिखा रहे हैं, जो प्रॉफिट हम दिखा रहे हैं वो कौन सा है, नॉशनल प्रॉफिट, जिसका मतलब है एस्टिमेटेड। जो हमारी एजम्पशन है कि हमें इतना प्रॉफिट क्या है, अब तक जो हमने ट्रांजैक्शंस करी है उसके हिसाब से इस साल का हमारा इतना प्रॉफिट जो है वो हमारा होगा। अब नॉशनल प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं, नॉशनल प्रॉफिट जो होता है हमारा उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, P&L अकाउंट में कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट कहाँ करते हैं, रिजर्व अकाउंट में। अब हम ऐसे कैसे पता लगाएं कि हमें कितना जो है अमाउंट रिजर्व में भेजना है प्रॉफिट का, और कितना भेजना है P&L में। सर आधा आधा भेज दें, नहीं सर, सर 1/3 भेज दें, ऐसे नहीं भेजा जाता। इसमें हमारे को कुछ केसेस जो हैं, 3 केस हैं हमारे पास, उन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। तो नॉशनल प्रॉफिट को हमें ट्रांसफ़र करने के लिए 3 केस हैं। जो पहला केस है 1, केस नंबर 1 हमारा क्या है, इट इज if percentage of work certified, if percentage of work satisfied is less than 25% of contract, if percentage of work satisfied is less than 25% of contract के 25% से भी कम है वर्क सेटिस्फाइड, तो नथिंग will transfer to P&L account। अगर 25% से भी कम जो है वर्क सेटिस्फाइड, कॉन्ट्रैक्ट मान लो हमारा था 80 लाख का, और उसमें से सिर्फ 16 लाख का जो है वर्क सेटिस्फाइड हुआ है,
तो वो क्या हुआ, बिलो 25% है, लेस देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो नथिंग विल ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो हमारा सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऑल नॉशनल प्रॉफिट will transfer to reserve account for further work। और हमारे पास जो वर्क का सेटिस्फाइड था वो हमारा लेस देन 25% हुआ। 25% से भी जो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू थी उससे 25% से कम हमारा क्या है, वर्क सेटिस्फाइड हुआ है। तो हमारा कुछ भी जो है हम उसमें P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे नॉशनल प्रॉफिट का। सारा का सारा नॉशनल प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, रिज़र्व अकाउंट में फॉर फर्दर वर्क। जो आगे जो हमें काम करना है उसके लिए हम कहाँ, रिज़र्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे उसको। अब इसके बाद आता है हमारा केस नंबर 2। सबसे इजी केस है केस नंबर 1। ये अगर क्वेश्चन में आ गया केस फिर तो तुम्हारी बल्ले बल्ले। लेकिन अब आता है केस नंबर 2। केस नंबर 2 कहता है इफ परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, if percentage of work satisfied is more than 25%, is more than 25% but less than 50%। वर्क सेटिस्फाइड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू से 25% ज़्यादा तो है लेकिन 50% कम है। तो जो हमारा अमाउंट है नॉशनल प्रॉफिट का वो कहाँ जाएगा, ऑफ नॉशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अब हमारा वर्क सेटिस्फाइड जो है वो मोर देन 25% है लेकिन 50% से कम है। तो हमारा जो नॉशनल प्रॉफिट जो है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। लेकिन कैसे ट्रांसफ़र होगा वो ट्रांसफ़र होगा 1/3 इंटू कैश received divided by work certified into notional profit। तो जो केस 2 हमारा क्या कहता है, केस 2 हमारा कहता है कि हमारा जब वर्क सेटिस्फाइड जो है, वर्क सेटिस्फाइड हमारा जो हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू से 25% से ज़्यादा है लेकिन 50% से कम है। तो हमारा जो नॉशनल प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो P&L में ट्रांसफ़र होगा 1/3 ऑफ कैश रिसीव्ड बाय वर्क सेटिस्फाइड इनटू नॉशनल प्रॉफिट। कैश रिसीव जितना हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे हम वर्क सेटिस्फाइड से और इनटू कर देंगे नॉशनल प्रॉफिट से। इस जो निकल के आएगा उसका 1/3 से हम उसका 1/3 हम कहाँ भेजेंगे, P&L अकाउंट में। अब आते हैं तीसरे केस पे। आता है हमारा केस नंबर 3 जो है, केस नंबर 3। हमारा केस नंबर 3 क्या कहता है, इफ percentage of work certified
इफ परसेंटेज ऑफ वर्क सेटिस्फाइड is more than 50% but less than 90% of contract. Amount transfer to P&L account is, अब हमारा क्या होगा, 2/3 into cash received. 2/3 of cash received divided by work satisfied into notional प्रॉफिट। तो ये 3 केस हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। एक तो हमें इस चैप्टर में क्या बातें याद रखनी है, पहली कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ, कितना वर्क हमारा क्या हुआ, सर्टिफाइड हुआ। फिर कितना वर्क अनसर्टिफाइड है। तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, कितना पैसा मिला, कितना पैसा मिला, दैट इज रिटेंशन मनी। और जो हमारा वर्क सेटिस्फाइड की जो वैल्यू निकलेगी वो किस पे निकलेगी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे निकलेगी। अनसेटिस्फाइड की हमारी निकलेगी कॉस्ट पे। और रिटेंशन मनी जो हमें मिलेगा वो और हमने इसमें पढ़ा कि हमारा जो डेप्रिसिएशन का मशीनरी का जो ट्रीटमेंट है वो किस 2 तरीके से हम मशीनरी का ट्रीटमेंट करते हैं। पहला, या तो सीधा सीधा हम डेप्रिसिएशन दिखा दें डेबिट साइड में, डेबिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, या फिर हम डेबिट साइड में दिखा दें ओपनिंग वैल्यू मशीनरी की और क्रेडिट साइड में दिखा दें क्लोजिंग वैल्यू मशीनरी की। ये 2 तरीके हमने देखे थे मशीनरी के ट्रीटमेंट के लिए। या तो सीधा सीधा हम डेप्रिसिएशन दिखा दें, वर्किंग नोट में हम अपना मशीनरी का डेप्रिसिएशन ट्रीटमेंट करके जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आएगी उससे हम डायरेक्ट हम दिखा दें कहाँ पे, डेबिट साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। या फिर हम ओपनिंग वैल्यू को ले लें डेबिट साइड में मशीनरी की और क्लोजिंग वैल्यू को क्रेडिट साइड में डाल दें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की। इसके बाद हमने पढ़ा कि 3 केस थे हमारे नॉशनल। हमने पढ़ा नॉशनल प्रॉफिट जो हमारा आता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं P&L और रिज़र्व में। P&L और रिज़र्व में ट्रांसफ़र करने का 3 केस पढ़े हमने। केस 1 होता है जब हम परसेंटेज ऑफ वर्क सेटिस्फाइड हमारी 25% से लेस होती है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की, तो कुछ भी हम P&L में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। सारा का सारा जो प्रॉफिट, जो नॉशनल प्रॉफिट जो हमारा आता है उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं फर्दर आगे जो हमें कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है उसके लिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि केस 2 हमें क्या आता है कि जब हमारा वर्क सेटिस्फाइड 25% से ज़्यादा है लेकिन 50% से कम है, तो P&L अकाउंट में जो हमें अमाउंट भेजना है वो भेजना है 1/3 ऑफ कैश रिसीव्ड बाय वर्क सेटिस्फाइड इनटू नॉशनल प्रॉफिट का। उसके बाद हमने केस 3 में पढ़ा कि परसेंटेज ऑफ वर्क सेटिस्फाइड हमारा क्या 50% है, लेकिन 50% से ज़्यादा है लेकिन 90% से कम है, तो जो हमें कॉन्ट्रैक्ट जो हमें नॉशनल प्रॉफिट का अमाउंट भेजना है वो P&L में क्या भेजना है, P&L में जाएगा अमाउंट 2/3 ऑफ कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सेटिस्फाइड इनटू नॉशनल प्रॉफिट। तो आज की वीडियो में इतना ही बस। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे।
जो हमें बनाने होंगे किसकी बुक्स में, बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स बना के देखेंगे हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग लैवेंडर नॉलेज, स्टे ट्यून्ड।